नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, हम बच्चन जी की प्रसिद्ध कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें इसकी हम समीक्षा देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट को देख लिया। अब मैं सेकंड पार्ट में आया हूं, जिसमें हम कुछ और चीज़ें हैं जिसकी चर्चा आवश्यक है, जिससे यह कृति पूर्ण समीक्षा हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। इसमें लेखक के विचार। रचना अथवा जीवन में विचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार यह रचना अथवा जीवन के प्रति हमारी समझ का विकास ही नहीं करता, बल्कि उसे निर्धारित भी करने लगते हैं। किसी कृति के प्रासंगिक और कालजयी होने में यह विचार मुख्य भूमिका निभाते हैं। कृति में व्यक्त विचार से ही हमें पता चलता है कि व्यक्ति और समाज के बारे में लेखक की समझ क्या है। सामाजिक जीवन में धर्म और दर्शन की भूमिका को लेकर जो लेखक है वह क्या सोचता है। समय समय पर समाज, राजनीति और देश की आर्थिक समस्याओं पर हो रहे राष्ट्रव्यापी चिंतन से वह अपने आप को किस रूप में जोड़ता है और उनके प्रति किस प्रकार का नज़रिया अपनाता है। दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन ने जगह जगह व्यक्ति, समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति, रचना और लेखन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं में आत्मकथाकार ने व्यक्ति और तत्कालीन भारतीय समाज तथा राजनीति एवं उनकी विकास की प्रक्रिया को लेकर अनेक टिप्पणियां की है, जो उपर्युक्त संदर्भ में उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। खासकर सामाजिक विकास की प्रक्रिया और विभिन्न तरह के समाजों के आपसी संबंध तथा उसमें व्यक्ति की भूमिका को लेकर व्यक्त किए गए उसके विचार भारतीय समाज के हाशिए पर जिंदगी व्यतीत कर रहे लोगों से हमारा परिचय कराते हैं। उदाहरण के लिए समाज में सेवा के कार्य से जुड़े नाई, बारी, कहार आदि को प्रजा अर्थात प्रजा कहने को भारतीय समाज की सामंती मानसिकता और व्यवस्था से जोड़ते हुए बच्चन जी लिखते हैं कि सामंती समाज बहुत से छोटे छोटे सामंतों से निर्मित होता है। यहाँ तक कि हर संपन्न परिवार एक प्रकार का राज परिवार हो जाता है और उसके ऊपर पलने वाले लोग उसकी प्रजा बने रहते हैं और उसकी विपन्नता में भी उससे चिपके रहते हैं, उससे कुछ प्राप्त करने की आशा करते रहते हैं। तो गरीबों की यह नीति है कि वे अपनी जिंदगी के लिए संपन्न वर्गों पर निर्भर रहें। भारतीय समाज में यह स्थिति इसलिए देखने को मिलती है कि औपनिवेशिक मानसिकता के गुलाम रहने के कारण अभी हमारा सामंती ढांचा पूरी तरह से टूट नहीं पाया था। थोड़ा बदलाव ज़रूर आया। समाज में इस बदलाव के निर्माण और विकास की भी अनेक अवस्थाएं रही है। इसमें प्रत्येक जाति, समुदाय और धर्म ने कुछ विशिष्ट परंपराएं बनाई, जिसे मानना बाद के समाज के लिए अनिवार्य होता गया। इसी प्रकार लेखक ने भारतीय समाज में जाति प्रथा और छुआछूत के कारण होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अनेक जगह अपनी राय प्रकट की है तथा उसे तोड़ने का प्रयास भी किया है। पर ऐसे विचार और प्रसंग इस कृति में कम है, क्योंकि कृति का अधिकांश हिस्सा लेखक ने अपने व्यक्तिगत और रचनात्मक संघर्ष को लेकर विकसित किया है।
बावजूद इन सब के लेखक ने खुलकर इस कृति क्या भूलूं क्या याद करूं में स्त्री पुरुष के संबंध, स्त्रियों का जीवन, उनका चरित्र, मनुष्य की वेदना, उसका अहम, मोहल्ले की सामाजिक संरचना, तत्कालीन राजनीतिक परिवेश आदि पर अपने विचारों को प्रकट किया है। इसी प्रकार मानवीय संबंध के विकास में वेदना और अहम की भूमिका की चर्चा करते हुए वह लिखते हैं कि वेदना के बिना मनुष्य का अहम नहीं टूटता और अहम के टूटे बिना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के हृदय तक पहुंच नहीं होती, सेतु नहीं बनता। जाहिर है व्यक्ति और समाज के संबंध में लेखक के ये विचार मानवीय अधिक हैं। वह विचार और दर्शन की अपेक्षा व्यक्ति और समाज के संबंधों के विकास में मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देता है तथा यही उसके विचार को अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। फिर भी क्या भूलूं क्या याद करूं एक ऐसे साहित्यकार की आत्मकथा है जो लंबे समय तक परिवार की समस्याओं से जूझता रहता है। इसीलिए उसमें उस तरह की राजनीतिक चेतना नहीं है जैसा कि गांधी जी या अन्य लेखकों की आत्मकथाओं में है। फिर भी तत्कालीन राजनीतिक परिवेश पर लेखक टिप्पणी करता है, राजनीतिज्ञों के बारे में अपनी राय जाहिर करता है और स्वदेशी तथा गांधी के अन्य आंदोलनों का समर्थन करता है। पर उसके राजनीतिक विचारों में भावुकता की मात्रा थोड़ी अधिक है तथा कविता की तरह राजनीतिक स्थितियों पर विचार करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो गांधी जी की दांडी यात्रा के समय की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए वे लिखते हैं कि मेरी एमए प्रीवियस की परीक्षा से पहले ही गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ हो गई थी और उनके प्रति पग से देश में राष्ट्रीय जागरण और जोश जोर मारने लगा। बेमन से मैंने परीक्षा दी, पास भी हो गया, पर जुलाई में जब यूनिवर्सिटी खुली तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ पारिवारिक चिंताओं और कुछ राजनीतिक हलचलों के कारण मेरा मन पढ़ने की तरफ से उचट गया। मैं आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की स्थिति में न था। जुलूसों में नारे लगाता, सभाओं में शामिल होता, घर में चरखा चलाता, जमुना पार गांव में जाकर व्याख्यान देता। तो इस अंश से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति बच्चन जी के दृष्टिकोण को आसानी से समझा जा सकता है। देशभक्ति के गीत लिखना, खद्दर बेचना, क्रांतिवीरों को अपने घर में आश्रय देना और आईसीएस की परीक्षा में बैठने के बजाय एमए करना उन पर राष्ट्रीय विचारों के प्रभाव का ही परिणाम था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस कृति में धर्म और दर्शन संबंधी विचार। तो जीवन में धर्म और दर्शन की महती भूमिका होती है। खासकर भारतीय जीवन को निर्धारित करने में धर्म और दर्शन ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने मुख्यतः हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था से जुड़े अनेक पक्षों पर विचार किया है और इसी क्रम में उन्होंने जन्म, मृत्यु, आत्महत्या आदि दार्शनिक विषयों पर खुलकर अपनी राय प्रकट की है। लेखक ने हिंदू समाज में जाति व्यवस्था, छुआछूत, दीक्षा, शिखाकेश आदि की परंपरा को धर्म से जोड़ते हुए खुलकर इनका विरोध किया है। वह मानता है कि जाति व्यवस्था और छुआछूत का सबसे बड़ा कारण हिंदू धर्म और उसकी वर्ण व्यवस्था है, जो मठ एवं मंदिरों के कारण समाज में व्याप्त रही है। क्या भूलूं क्या याद करूं में जन्म, मृत्यु, आत्महत्या आदि जैसे मुद्दों पर लेखक ने एक दार्शनिक की तरह विचार किया है। यद्यपि आत्मा को लेकर उठे प्रश्न का उत्तर
पाने में वह अपने आप को असफल मानता है, पर इस सत्य को स्वीकार करता है कि किसी की मृत्यु से दुनिया नहीं बदल जाती है, बल्कि वह यथावत चलती रहती है। वे कहते हैं, पर दुनिया दुनिया है, दुनिया के लिए कोई अनिवार्य नहीं। इधर लाश उठती है, उधर दुनिया के काम यथापूर्व होने लगते हैं। यह सच भी है, क्योंकि मरने के बाद आत्मा की परिणति कहाँ और किस रूप में होती है, इसका सही उत्तर आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन जीवित शरीर का सच सबके सामने होता है। लेखक कहता है कि शरीर रहने तक मनुष्य को क्या क्या सहना पड़ता है। शरीर छूटा कि सारे दुख दर्द, चिंताएं, व्यथाएं, शोक, संताप विलुप्त। पर क्या आत्महत्या इन कष्टों से सहज मुक्ति का उपाय है? लेखक मानता है नहीं, क्योंकि आत्महत्या के बारे में जो सोचता है वह मेरी दृष्टि में निरात्मा है, अर्थात उसके अंदर आत्मा नहीं है। निरात्मा यानी जिसके अंदर सोचने, समझने और महसूस करने की ताकत खत्म हो गई है, अर्थात उनके अंदर आत्मशक्ति खत्म हो गई है। जो जीवन की चुनौतियों से भाग रहा हो, और ऐसा मनुष्य पौरुषवान नहीं हो सकता है। वस्तुतः धर्म और दर्शन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर लेखक के अंदर उठे इन विचारों का गहरा संबंध उसकी अपनी जिंदगी से रहा है। इसलिए कई जगह उसके विचार वैयक्तिक लगते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वैचारिक प्रश्नों से वह जूझता है, भागता नहीं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं रचना और रचनाकार संबंधी विचार। क्या भूलूं, क्या याद करूं, आत्मकथा एक साहित्यिक आत्मकथा है। इसलिए इस कृति में बच्चन के विचारों की सबसे अधिक प्रखरता वहां दिखलाई पड़ती है जब वह रचना और लेखक से जुड़े प्रश्नों पर विचार करता है। यद्यपि इन विचारों का भी गहरा संबंध उसके अपने लेखन और अनुभव से अधिक है और कहीं कहीं नितांत व्यक्तिगत भी, पर लेखक की मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता उसके विचारों को ग्राह्य बना देती है। उदाहरण के लिए वह अपने कवि बनने के कारण की चर्चा करते हुए लिखता है कि संयम का कहीं न कहीं विस्फोट होता है। यह मैं बड़ी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि उसका अधिकतम विस्फोट निश्चय ही मेरे काव्य में हुआ। जाहिर है मधुशाला के सृजन में अपने जिस संयम के विस्फोट की चर्चा लेखक करता है वह उसकी पत्नी श्यामा को लेकर है, पर सृजन में संयम एक हद तक भूमिका निभाता है, लेकिन इसके विकास की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। शायद इसीलिए लेखक मानता है कि शब्द कविता का वास्तव में बहुत से माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। और बच्चन इसके समर्थन में किसी अंग्रेजी पंक्ति का अनुवाद प्रस्तुत कर देते हैं। वे कहते हैं कि कविता लिखने का उतना विषय नहीं जितना जीने और कविता जीने का सबसे दुस्साध्य रूप है। कबीर भी इसे शीश कटाना और फिर उस पर पांव धरने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, जिसकी चर्चा करते हुए लेखक अहम को कवि का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करते हुए कहता है कि यह कवि की चेतना को नष्ट कर देता है। बिना इसे त्याजे लेखक बनना संभव नहीं है, क्योंकि अहम को काटने के बाद जो चेतना शीश को उठाती है, उस पर पांव धरती है, उसी का नाम कवि है। और कवि करता क्या है? लेखक लिखता है कि कवि को हर कविता लिखते समय यह दुर्धर्ष चमत्कार करना होता है, या यूं कहे कि जब भी सच्चे अर्थों में कविता बनती है
तो कवि इसी प्रक्रिया से गुजरता है। तो स्पष्ट है दोस्तों कि लेखक की ये पंक्तियां सिर्फ सृजन की प्रक्रिया की तरफ संकेत नहीं करती, बल्कि यह भी बतलाती है कि एक कवि अर्थात रचनाकार का जन्म कैसे होता है। जिन जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर कोई रचना किसी विधा का रूप धारण करती है, उसका अपना एक अलग समाज शास्त्र होता है, और यह समाज शास्त्र कहीं बाहर निर्मित नहीं होता है, बल्कि उसका सृजन व्यक्ति की अंतर चेतना में होता है। प्रवास की डायरी, उनकी रचना 1979 में बच्चन ने कविता की चर्चा करते हुए लिखा है कि कविता गहन भावों, विचारों की, या इससे अच्छा होगा यह कहना कि गहन क्षणों की सहज वाणी है, या अगम अनुभूतियों की सुगम अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में वे रचना को लेखक द्वारा अपनी अनुभूति को स्वाभाविक ढंग से रखने की कला मानते हैं, इसलिए कि कला का लक्ष्य है कि जो व्यक्तिगत है, सीमित है, आत्मयोगी है, उसे सर्वमत, सार्वभौम और सार्वभोगी बना दिया जाए। तो इस तरह से कवि का कहना है। वास्तव में हरिवंश राय बच्चन काव्य या अन्य कला को लेखक अथवा कलाकार द्वारा अपनी अनुभूतियों को समय और समाज के साथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की चेतना मानते हैं। मुक्तिबोध इसे थोड़ा अधिक यथार्थवादी बनाते हुए उसी रचना को वास्तविक मानते हैं जो जीवन की चेतना से परिपूर्ण होती है, जिसमें अपने प्रति और अपने युग के प्रति अधिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। अर्थात अपने अंतःकरण में स्थित जीवन अनुभवों को उनके संपूर्ण बाह्य संदर्भों के साथ उपस्थित करना। वस्तुतः सृजन और उसकी प्रक्रिया को बच्चन एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि इनका सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। इसलिए वे स्पष्टतः कहते हैं कि जब मैं अपनी अनुभूतियों में जीता हूँ, कला के माध्यम से अनुभूतियों को जीना शायद जीने के अधिक घनत्व से, तीव्रता से, गहराई से जीना, तब मैं सारे संसार के लिए मर जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ भी ऐसा न करे जिससे मैं संसार में जीने के प्रति सचेत हो जाऊं, जब तक कि मेरी ही समाधि न टूटे। तो दोस्तों स्पष्ट है, यहाँ बच्चन अनुभूतियों को प्रस्तुत करने के लिए दार्शनिक बेकन के जिस हालावादी स्थिति की ओर संकेत करता है, वह यह मानकर चलती है कि अनुभूति के साथ बिना गहन संबंध और स्थितियों के साथ तादात्म्य के रचना का उद्भव हो ही नहीं सकता है। यह कृतिकार पर निर्भर है कि वह रचना की व्यापकता के लिए किस हद तक अपने को कुछ समय के लिए बाह्य संसार से अलग कर लेता है। अनुभूति, रचना प्रक्रिया और रचनाकार के अतिरिक्त क्या भूलूं क्या याद करूं में बच्चन ने कला के अन्य रूपों, कल्पना और यथार्थ, जीवन और रचना में तर्क और भावुकता का इंद्र, कवि का मार्ग, जनता की प्रशंसा, साहित्य में राजनीति, कविता और जीवन का संघर्ष आदि जैसे विभिन्न रचनात्मक मुद्दों और प्रश्नों पर खुलकर अपने विचार प्रकट किए हैं तथा जगह जगह उनकी मार्मिक व्याख्या की है। ये व्याख्या और विचार लेखक की इस कृति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा
की समीक्षा की। आशा है आपको बहुत ही डिटेल में यह समझ में आया होगा कि इस कृति में लेखक के विचार क्या क्या हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।